जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप सबकी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हिंदी का छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी गई है। इसमें हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं वाक्य रचना। ठीक है, वर्ड रचना हो गया है, शब्द रचना हो गया है, अब वाक्य रचना हम लोग इसमें देखेंगे। इसके बाद फिर संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग नोट कीजिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, वाक्य रचना। ठीक है, हिंदी की बेस्ट क्लास है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं वाक्य रचना में। पहला देखिए, हेडिंग डाल लीजिए वाक्य रचना। वाक्य रचना, ठीक है। तो वाक्य किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि वाक्य किसे कहते हैं, पूछ लेता है एग्जाम में। तो शब्दों के सार्थक एवं अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो सार्थक तो है, मान लीजिए कि जैसे में दिया है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? वाक्य है। शब्दों के सार्थक एवं अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल दिया है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ होता है रहे बच्चे पढ़। मान लीजिए यहाँ वाक्य होता है रहे बच्चे पढ़। तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं ना। तो इसलिए कह रहा है कि शब्दों के सार्थक एवं अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसे समझिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देखिए। अब पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाक्य के भेद बताइए। वाक्य के भेद बताइए। तो वाक्य के भेद कितने हैं? 3 हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला नोट करिए, पहला है अर्थ के आधार पर। पहला क्या है? अर्थ के आधार पर। और दूसरा है रचना के आधार पर। और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में कि वाक्य के भेद पूछ देगा तो कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, इसमें हेडिंग डालिए, पहला डालिए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर है और रचना के आधार पर है और प्रयोग के आधार पर है। तो इसमें पहला हेडिंग डालिए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ये भी पूछेगा एग्जाम में कि बताइए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। ये सब नोट करिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो देखिए, पहला नोट करिए, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद है? 8 है। जिसमें से पहला नोट करिए विधिवाचक वाक्य। पहला क्या है? विधिवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। और तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, पांचवा है संभाव्यवाचक वाक्य।
छठा है आज्ञा सूचक वाक्य और सातवां है इच्छा सूचक वाक्य और आठवां है संकेतवाची वाक्य। जो ये अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 8 हैं विधिवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संभाव्यवाचक, आज्ञासूचक, इच्छासूचक और संकेतवाची। समझ में आया? ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इन सबको याद कर लीजिएगा। देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन आप लोग जब समझेंगे तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो पहला अब इसमें डालिए, अर्थ के आधार पर हमें पहला डालिए विधिवाचक। ठीक है, पहला डालिए विधिवाचक वाक्य। अब इसमें पूछता है कि विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो उसको समझिए। जिस कथन को स्वीकारा, यहाँ आगे मात्रा है, जिस कथन को स्वीकारा जाए अथवा जिस कथन में स्वीकारात्मकता हो, वहाँ क्या होता है? विधिवाचक वाक्य होता है। जैसे में दिया है कि बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, और दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो वो क्या कर स्वीकार रहा है उसको, जिससे वाक्य में स्वीकारात्मकता हो, तो वहाँ क्या होता है? विधिवाचक वाक्य होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिएगा इसको। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ें। तो पहला आपको समझ में आएगा कि विधिवाचक वाक्य जिसमें स्वीकार जिस कथन को स्वीकारा जाए। जैसे बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, तो क्या स्वीकार रहा है कि बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं। छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या छात्र का परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसको क्या कर रहा है? स्वीकार रहा है। तो इसमें क्या है? विधिवाचक वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट अगला दूसरा डालिए निषेधात्मक वाक्य। दूसरा क्या दिया है? निषेधात्मक वाक्य। अब निषेधात्मक वाक्य क्या होता है उसको समझिए। जिस वाक्य को नकारा जाए मतलब मना किया जाए, जिसमें अथवा जिस वाक्य में नकारात्मकता हो, अथवा जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाए, वहाँ क्या होता है? निषेधात्मक वाक्य होता है। मतलब निषेध, किसी चीज़ का निषेध कर रहे हैं, नकारा जा रहा है उसको, नकारात्मकता है उस वाक्य में। जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता हो वहाँ क्या होता है? निषेधात्मक वाक्य होता है। समझ में आया? इसका ट्रिक, एक तरह से ट्रिक मान सकते हैं कि जिस वाक्य में नहीं आता है वहाँ निषेधात्मक वाक्य होता है। जिससे इसका एग्जाम्पल समझिए। जैसे में दिया है कि पहला एग्जाम्पल है कि अमित ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या नहीं आ रहा है, और उस वाक्य में क्या नकारा जा रहा है, यानी कि नकारात्मक इसमें शब्द है कि अमित ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो क्या है? निषेधात्मक वाक्य है। दूसरा एग्जाम्पल है कि कुछ छात्र तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसमें भी नहीं आ रहा है, तो क्या है? नकारात्मक है, नकारात्मकता है इसमें, तो क्या है? निषेधात्मक वाक्य है। ठीक है, समझ में आया इस बात को? आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, बहुत ही इजी है, आप लोग बस समझते जाइए, आराम से समझ में आएगा। आप सभी को नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा डालिए हेडिंग। तीसरा में है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए, सिंपल सा है कि प्रश्नवाचक वाक्य है तो जहाँ प्रश्नवाचक शब्द हो अथवा जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, वहाँ क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। आप जब वाक्य को पढ़ेंगे तो वहाँ प्रश्नवाचक का बोध होगा वहाँ पे। ठीक है, प्रश्न का बोध होगा कि प्रश्न पूछ रहा है मुझसे, ऐसे। ठीक है, तीसरा क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य।
जहाँ प्रश्नवाचक शब्द हो अथवा जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य का एग्जाम्पल है पहला, अमित क्या कर रहे हो। जिसे प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि अमित क्या कर रहे हो। प्रश्नवाचक, क्या तुम मुझे देख रहे हो। क्या तुम मुझे देख रहे हो। तो यहाँ क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो क्या प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम सुन क्यों नहीं रहे हो। ठीक है, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, तो यहाँ क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। बस वाक्य पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाक्य है इसमें। अगला देखिए, चौथा है विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, विस्मयादिबोधक वाक्य चौथा है। चौथा नोट करिए कि जिस वाक्य में विस्मय का बोध हो। जिस वाक्य में विस्मय का बोध हो, इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा रहता है इसमें। ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा रहता है। जैसे में एग्जाम्पल में दिया है कि हाय वह भाग गया, अरे गजब हो गया, आहा मजा आ गया। तो इसमें क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। तो ये सब क्या है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। ठीक है, समझ में आया। बहुत ही इजी है, सरल है, समझना इसको। आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो चौथा हो गया विस्मयादिबोधक वाक्य। अब पांचवा देखते हैं। टोटल कितने, 8 हैं। चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं। पांचवा देखिए, पांचवा दिया है कि आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। अब आज्ञा सूचक क्या होता है, जिस वाक्य में आदेश दिया जाए। ठीक है, सिंपल सा कि जिस वाक्य में आदेश दिया जाए वहाँ क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य होता है। ठीक है, तो आज्ञा सूचक वाक्य का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे में दिया है, अमित सुनो इधर जाओ। तो हम क्या करें, अमित को आदेश दे रहे हैं कि अमित सुनो इधर जाओ तुम। ठीक है ना, तो उस अमित को लड़के को हम क्या करें, आदेश दे रहे हैं कि अमित सुनो इधर जाओ। दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ से भाग जाओ। हम आदेश दे रहे हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ठीक है, एक है जिस वाक्य में आदेश दिया जाए वहाँ क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य होता है। ठीक है, और तीसरा इसका एग्जाम्पल है, ये फूल मत तोड़ो। यानी कि आदेश दे रहा कि ये फूल तुम मत तोड़ो। तो क्या हो गया, आज्ञा सूचक वाक्य हो गया। अब छठा देखिए, छठा नंबर दिया है कि इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। अब इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य में इच्छा बताई जाए। सिंपल सा है कि जिस वाक्य में इच्छा बताई जाए वो क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, भगवान करे आप सब अधिकारी बन जाए। यानी कि अपनी इच्छा बता रहा है कि भगवान करे आप सब अधिकारी बन जाए। ये क्या है, इच्छा है एक। तो इच्छा है, जिस वाक्य में इच्छा बताई जाए वह क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य होता है। बहुत ही सरल है, इसको समझना, आप लोग समझ सकते हैं। आगे बढ़ें, चलिए 6 नंबर हो गया। अब 7वां भेद देखते हैं। ठीक है, इसके छठा तक समझ में आ गया आप सभी को। अब 7वां देखिए। 7वां दिया है, 7वां दिया है कि संभाव्य वाची वाक्य। 7वां है संभाव्य वाची वाक्य। अब संभाव्य वाची वाक्य किसे कहते हैं, तो नोट कीजिए, जिस वाक्य में किसी कार्य को होने की संभावना को जताया जाए वहाँ क्या होता है, संभाव्य वाची वाक्य होता है। संभाव्य मतलब जिसमें संभावना हो वो क्या होता है, संभाव्य वाची वाक्य होता है। अब जैसे में एग्जाम्पल देखिए, जैसे में दिया है कि अमित अपने गांव चले गए होंगे। होंगे, होगा, होगी, ये सब क्या है, संभावना ही तो है।
जिस वाक्य में होंगे, होगा, होगी, सब क्या है, संभावना जताया जा रहा है कि अमित अपने गांव चले गए होंगे। यहाँ कंफर्म नहीं कि वो चले गए होंगे, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि अमित अपने गांव चले गए होंगे। ये क्या है, संभावना है, जिसमें संभाव्यवाची वाक्य है। दूसरा एग्जाम्पल है कि आयुष खेल रहा होगा। कंफर्म नहीं पता कि आयुष क्या कर रहा है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि आयुष खेल रहा होगा। तो क्या, संभावना ही तो बता रहा है। तो जिस वाक्य में संभावना को जताया जाए वहाँ क्या होता है, संभाव्यवाची वाक्य होता है। समझ में आया? आगे बढ़े तो नोट कीजिए आठवां भेद नोट कीजिए। आठवां क्या है, संकेतवाची वाक्य। संकेतवाची वाक्य। अब संकेतवाची वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य में पहला कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो। जिस वाक्य में पहला कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो वहाँ क्या होता है, संकेतवाची वाक्य होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दिया कि यदि, पहला एग्जाम्पल देखिए कि यदि अमित मुझे बुलाते तो मैं अवश्य आता। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, पहले में दिया कि यदि अमित मुझे बुलाते तो मैं अवश्य आता। क्योंकि पहला कथन दूसरे पर निर्भर है कि अगर अमित बुलाते तो मैं अवश्य आता। और दूसरा देखिए एग्जाम्पल दिया कि पिताजी के घर पहुंचते ही मैं खेलने जाऊंगा। अगर वो पिताजी घर पहुंचेंगे तो मैं खेलने जाऊंगा। तो क्या है, पहला कथन दूसरे पे क्या है, निर्भर है। तो संकेतवाची वाक्य है जिसमें जहाँ पहला कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो वहाँ क्या होता है, संकेतवाची वाक्य होता है। संकेत कर रहा है कि अगर पिताजी घर आएंगे तो मैं खेलने जाऊंगा, अगर अमित मुझे बुलाते तो मैं अवश्य आता। ये सब क्या है, संकेतवाची वाक्य के उदाहरण है। ठीक है, अच्छे से समझिए, बहुत ही सरल है समझना इसको। आशा करते हैं कि आप लोग आठों वाक्य जो है कि अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ें तो 8 वाक्य हो गए हम लोग के, कंप्लीट हो गया। अब अगला देखते हैं। दूसरा दिया था कि वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब रचना के आधार पर देख लेते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद। नोट कीजिए, हेडिंग डालिए कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, नोट कीजिए। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्रित वाक्य। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछ देगा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब रचना के आधार पर पहला डालिए कि सरल वाक्य, हेडिंग डालिए सरल वाक्य। अब सरल वाक्य क्या होते हैं, समझिए कि जिस वाक्य में एक अथवा एक से अधिक उद्देश्य और एक ही विधेय हो। समझिएगा इसको कि जिस वाक्य में एक अथवा एक से अधिक उद्देश्य, यानी कि सरल वाक्य में एक या फिर एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं और एक ही विधेय हो, यानी कि विधेय क्या होगा, एक ही होगा, तो उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है, समझते हैं। सरल वाक्य का एग्जाम्पल देखिए। अब सरल वाक्य का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे में दिया कि मैं स्कूल जा रहा था। एग्जाम्पल में दिया है कि मैं स्कूल जा रहा था, तो मैं क्या हो गया, उद्देश्य, यानी कि कर्ता, उद्देश्य, और जा रहा था क्या हो गया, विधेय। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल समझिए कि यानी कि एक उद्देश्य और एक ही विधेय है, तो क्या है, सरल वाक्य है। और दूसरा एग्जाम्पल दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ
स्कूल जा रहा था, यानी कि मैं क्या हो गया उद्देश्य, मेरा मित्र क्या हो गया उद्देश्य हो गया। स्कूल जा रहा था तो स्कूल मतलब के साथ स्कूल जा रहा था, क्या हो गया विधेय, एक ही विधेय है। यानी कि एक या एक से ज़्यादा उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन विधेय क्या होगा एक ही होगा, तो वहाँ क्या होता है सरल वाक्य होता है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया आप सभी को कि मैं स्कूल जा रहा था सरल वाक्य, मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था, ये भी सरल वाक्य, जिसमें एक या एक से अधिक उद्देश्य हो लेकिन विधेय क्या हो एक ही हो। इसका ट्रिक समझ लीजिए, हर जगह तो काम नहीं करेगा लेकिन 90% काम करेगा। जिस वाक्य में मैं और के साथ शब्द आए, जिस वाक्य में मैं और के साथ शब्द आए वहाँ क्या होगा सरल वाक्य होगा। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दूसरा देखिए, दूसरा दिया है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है समझिए इसको, कि जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हो। सरल वाक्य में क्या था कि एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन एक ही विधेय होगा, तो वहाँ क्या होगा सरल वाक्य होगा। और संयुक्त वाक्य में ये कह रहा है कि जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हो, यानी कि एक से अधिक विधेय हो, वहाँ क्या होगा संयुक्त वाक्य होगा। जैसे एग्जाम्पल में समझिए कि मैं स्कूल जा रहा था और मेरा भाई खेल रहा था। मैं स्कूल जा रहा था और मेरा भाई खेल रहा था। इसका ट्रिक समझिए, ट्रिक दिया कि जिस वाक्य में लेकिन, किंतु, परंतु, फिर भी, इसलिए और शब्द आए उसमें संयुक्त वाक्य होता है। तो इसमें क्या है और आया है ना, तो वहाँ क्या है संयुक्त वाक्य है। समझ में आ रहा है आप सभी को कि संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं और एक से अधिक विधेय, तो वहाँ क्या होगा संयुक्त वाक्य होगा। एक एग्जाम्पल है कि मैं स्कूल जा रहा था और मेरा भाई खेल रहा था। इसका ट्रिक है जिस वाक्य में लेकिन, किंतु, परंतु, फिर भी, इसलिए और शब्द आए उसमें क्या होता है संयुक्त वाक्य क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े, देखिए तीसरा डालिए। अब तीसरा दिया है मिश्रित वाक्य। और मिश्रित वाक्य क्या होता है तो समझिए, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हो। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हो, वहाँ क्या होता है मिश्रित वाक्य होता है। जैसे समझिए, जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे, इसका एग्जाम्पल है। अब ट्रिक में समझिए कि ट्रिक के तौर पर समझिए कि जिस वाक्य में जैसे तैसे, नोट कीजिएगा, जैसे तैसे, ऐसे वैसे, जैसे जैसे शब्द आए उसमें मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है, जैसे इसमें दिया ना कि जैसे ही वाक्य आया ना कि जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे। ठीक है, तो जिस वाक्य में जैसे तैसे, ऐसे वैसे, जैसे जैसे, जैसे ही शब्द आए उसमें मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है, यह ट्रिक। अब ट्रिक के आधार पर आप वाक्य को समझ सकते हैं। आगे बढ़े, समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दिया है प्रयोग के आधार पर। तीसरा था ना कि प्रयोग के आधार पर। तो अब डालिए हेडिंग प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद। तो प्रयोग के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं।
प्रयोग के आधार पर वाक्य के भी 3 ही भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, समझिएगा, याद करिएगा। बार बार अगर रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो पहला हेडिंग डालिए कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में समझिए क्या होता है कि जहाँ कर्ता प्रधान होता है अथवा जहाँ कथन का भार कर्ता पर होता है वहाँ क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कर्तृवाच्य का। जैसे में दिया है अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, तो छात्र क्या है? कर्ता है। यानी कि जहाँ कर्ता प्रधान होता है, जहाँ जिस कथन का भार जो है कि कर्ता पर होता है वहाँ क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। समझ में आया मेरी बात को? ठीक है, तो अध्यापक क्या है? कर्ता है, क्या कर रहा है? हिंदी पढ़ा रहा है। तो यहाँ क्या है? पढ़ाने का भार किस पे है? कर्ता पे। छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, इसका भार किस पे है? छात्र पे, कर्ता पे। तो जहाँ कर्ता प्रधान हो, जहाँ कर्ता पर भार हो वहाँ क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़िए। दूसरा हेडिंग डालिए, दूसरा नोट करिए, दूसरा वाला कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है इसमें द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। नोट कर लीजिएगा, इसमें किस शब्द का प्रयोग होता है? इसमें द्वारा शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए कर्मवाच्य के। पहला एग्जाम्पल है कि अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, और दूसरा एग्जाम्पल है छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है। तो दोनों वाक्य में क्या आया? द्वारा द्वारा आया ना? दोनों वाक्य में द्वारा आया ना? तो जिस वाक्य में द्वारा शब्द आए वहाँ क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने बता दिया कि अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है। ठीक है, समझ में आया कर्मवाच्य? अब लास्ट देख लेते हैं भाववाच्य। तीसरा भेद था इसका भाववाच्य। तो आप लोग हेडिंग डालिए भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया प्रधान हो, जिस वाक्य में क्रिया प्रधान हो इसमें प्रायः नकारात्मक वाक्य होता है। इम्पॉर्टेंट है, की पॉइंट है आप लोगों के लिए कि कीवर्ड है कि इसमें प्रायः नकारात्मक वाक्य होता है। जैसे मेरे भाई से पढ़ा नहीं जाता, तो नहीं आ गया तो क्या है? नकारात्मक। कि मेरे भाई से पढ़ा नहीं जाता, तो क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है माता जी से नहीं देखा जाता, तो क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। ठीक है, जिसमें नकारात्मक वाक्य हो, नकारात्मकता हो। समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वाक्य रचना का टॉपिक जो है कि समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग संधि पढ़ेंगे। अगला वीडियो जो है संधि का आएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएसआई, जेल वार्डर, फायरमैन, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।